हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वैसे तो ये चैनल बीपीएससी की तैयारी के लिए है। हालांकि मैंने आप सबके लिए आईएएस की परीक्षा जो कि 25 मई को है, उसके मद्देनज़र आप सबके लिए मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके तहत आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने हिस्ट्री, पॉलिटी के यानी कि एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ लगाई थी। इसके अलावा पॉलिटी की थी। हालांकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए टाइम नहीं मिला। इकोलॉजी भी कर चुके थे और आप सबकी डिमांड थी कि साइंस पहले किया जाए, तो अब क्योंकि टाइम नहीं है और साइंस की इस सीरीज़ हमने स्टार्ट कर ली थी, तो आज की ये लास्ट वीडियो है केमिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट, यानी कि आईएएस के लिए तो खैर कुछ इम्पॉर्टेंट बता नहीं सकते। इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब ऐसे क्वेश्चन से है जिनमें एक टॉपिक से कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, जिससे कि आपकी आईएएस की परीक्षा के रिवीजन के लिए भी और बीपीएससी या फिर अदर परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन के समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जाता है, किंतु लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी छोटी इकाइयों युक्तियों यानी डिवाइसेस के लिए नहीं। फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। तो इसमें से केवल पहला वाला सही है। फ्यूल सेल में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। एल्केलाइन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से जल, ऊष्मा और विद्युत उत्पन्न करते हैं, और ये सर्वाधिक दक्ष फ्यूल सेलों में से एक है जिसकी दक्षता 70% है। इसका उपयोग वाहनों, सेलफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे युक्तियों में होता है। फ्यूल सेल दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत उत्पादन करती है। फ्यूल सेल के सिद्धांत का आविष्कार विलियम ग्रोव के द्वारा 1839 में किया गया था, लेकिन इसका प्रथम व्यवहारिक विकास 1950 के दशक के अंत में ब्रिटिश आविष्कारक फ्रांसिस थॉमस बेकन ने किया था। इसीलिए इसको बेकन फ्यूल सेल भी कहते हैं। नासा द्वारा 1960 के दशक के मध्य से इसका प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, नासा क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व का प्रथम फ्यूल सेल शिप हाइड्रा था, जो अल्कलाइन फ्यूल सेल सिस्टम पर आधारित था। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग होने के कारण ज्वलन के पश्चात जल बनता है, जो कि प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, इसमें कोई टॉक्सिन नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल पहला और दूसरा सही है, क्योंकि टॉक्सिन यानी कि विषाक्त तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से एक हल्की उड़ने वाली राख उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐश का मतलब क्या होता है? राख। और फ्लाई यानी उड़ने वाली, हल्की होगी तो ही उड़ेगी, तो जिसे फ्लाई ऐश के नाम से कहते हैं। प्रयुक्त कोयले के स्रोत और संगठन के आधार पर फ्लाई ऐश के अवयव यानी घटकों में भिन्नता होती है। सभी फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त काफ़ी अल्प मात्रा में पीपीएम यानी पर्टिकुलेट पर मैटर, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, पारा डाइऑक्साइड आदि भी मुक्त होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके ठीक है, पार्टिकुलेट या पार्ट्स पर मिलियन।
तो उपयुक्त बाहरी तत्वों और अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण फ्लाई ऐश विषाक्त होते हैं। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि जो फ्लाई ऐश है ये पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बाद में जब रिसर्चेज हुई तो पता चला कि नहीं, ये तो एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। फिर इसके रोकथाम के लिए उपाय किए गए। वर्तमान में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और अन्य उपकरणों का प्रयोग शक्ति संयंत्रों से वायु को निर्मुक्त करने से पूर्व फ्लाई ऐश को अलग करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में फ्लाई ऐश का प्रयोग निम्नलिखित में किया जा रहा है। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में, ईंट के निर्माण में, तलछट व अन्य निम्न स्थलों के भराव में, कुछ अभिक्रियाओं में इसका उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट में यानी कि उस अभिक्रिया या रिएक्शन को बढ़ाने वाला, ठीक है, इंक्रीज करने वाले को उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि इसमें से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या हैं। तो दो रिएक्शंस होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। फिजिकल का मतलब कि यानी कि बाहरी जो संरचना है, आकार है, उसमें परिवर्तन होगा, जबकि केमिकल में क्या होता है कि आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल रूप में बन जाना, ठीक है, यानी दानेदार रूप में बन जाना। बर्फ का गलन यानी गलना। दुग्ध आस्कंदन, इसको स्कंदन भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो दूध का प्रोटीन यानी कैसीन है, ये प्रोटीन क्या होता है, ये एक ठोस या अर्ध ठोस यानी कि सॉलिड पूरी तरह से या थोड़ा सॉलिड, ठीक है, ऐसे किसी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे दूध से पनीर का जमना, ठीक है, या फिर दही का जमना। तो दही क्या है, अर्ध ठोस हो गया और पनीर ठोस हो गया। इस तरह का इसके प्रोटीन का परिवर्तन, उसको ही आस्कंदन कहते हैं। तो निम्न में से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए कि इनमें से कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं। तो देखो, इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये केवल 3 वाला है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि नया प्रोडक्ट इसी में बना। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें 2 या अधिक तत्व एवं यौगिक मिल करके एक नया यौगिक बनाते हैं। अच्छा, मिश्रण और यौगिक में अंतर पता है? मिश्रण और यौगिक क्या होता है, ठीक है। योग का मतलब क्या है, मिलना है, उसी से बना है शब्द यौगिक। मिश्रण यानी कि 2 चीज़ों को मिक्स करना, मिला देना, ठीक है। मिलाया है तो उनको अलग भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह से मिले हैं कि जिनको आसानी से नहीं अलग किया जा सकता, ठीक है, कोई स्पेशल उसके लिए एक्शन चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे आपने चावल में, जैसे चावल है, चावल में कंकड़ है, तो ये मिश्रण है जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन पानी में नमक हो, ठीक है, पानी में नमक हो, चीनी हो, या फिर और इस तरह से कुछ हो, तो उसको क्या हम साधारण विधि से अलग कर सकते हैं? नहीं ना। उसके लिए हम फिर पानी को बहुत उबालेंगे, फिर पानी भाप बनेगा, फिर नीचे में नमक बैठेगा, तो इस स्पेशल विधि को अपनाना पड़ता है। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसको हम यौगिक कहते हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरह से जुड़ा होता है, जिसको अलग करना इतना आसान नहीं होता है। तो यौगिक टूट करके 2 या अधिक तत्व और यौगिकों का निर्माण करता है रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते, यानी कि चेंजेबल नहीं होते। इनको फिर से हम रिवर्स यानी पहले के रूप में नहीं, यानी कि दूध से दही बन गया, ठीक है, दूध से दही बन गया या पनीर बन गया, तो हम वापस से पनीर को दूध नहीं बना सकते हैं, दही को फिर से दूध नहीं बना सकते हैं, और इन्हें सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के परमाणु अलग तरह से व्यवस्थित होकर नई संरचना बनाते हैं, यानी कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसके पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अब जैसे दूध तो खट्टा नहीं होता, ठीक है, लेकिन दही खट्टा हो जाता है, तो उसमें रासायनिक गुण में भी परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण: लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, अम्ल और क्षार मिलकर के जल और लवण बनाना, दुग्ध का आस्कंदन, धातु का वैद्युत लेपन, पटाखों का जलना आदि। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत सभी परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई
चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में, ठीक है, केवल उसके जो भौतिक अवस्था है उसमें चेंज होता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, मतलब पानी से बर्फ़ बना, ठीक है, फिर बर्फ़ क्या हुआ, फिर से पानी बन सकता है, या पानी भाप बना, भाप से फिर से पानी बन सकता है। तो बर्फ़ का पिघलना या जल का बर्फ़ में अथवा वाष्प में यानी भाप में बदलना। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, शीशे का टूटना, बालू और जल का मिलना, ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना, ये सारे को हम फिर से चेंज कर सकते हैं। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कैंसर कारक होते हैं, कैंसर कारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। दोनों ही बात सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक ऑर्गेनो ब्रोमीन यौगिक है जिसका अनुप्रयोग पदार्थों की ज्वलनशीलता को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, ठीक है, तो वो सब इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि ज्वलनशीलता को ये कम करता है, यानी जलन को कम करता है पदार्थों की। सभी व्यावसायिक रासायनिक ज्वाला मंदकों में BFR यानी कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, प्लास्टिक, फर्नीचर उद्योग में होता है। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित चिंताएं हैं। कुछ BFR से संबंधित पदार्थ लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है, जैसे लिपिड्स बोलते हैं ना फैट्स को, यानी कि, और फिलिक यानी कि चिपकना या प्रेमी, तो इसमें वसा और अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति होती है, यानी उनसे चिपके होते हैं, जिससे कि जीवों में संचित हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशंस यानी बायोलॉजिकल चीज़ों का बढ़ना, इसका सांद्रण बढ़ने की संभावना है। इसमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है। मनुष्यों में ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अग्निशामक कर्मियों में देखा गया है कि जो इसका उपयोग क्योंकि ज़्यादा करते हैं BFR का, तो उनमें कैंसर की संभावनाएं बाकी लोगों से अधिक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा उद्योग के उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए एक भरड़ स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। शीरा एक द्रव है जो शर्करा उद्योग में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। शीरे का कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाता और इसका प्रयोग इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ देशों में पेट्रोलियम के उत्पादन में भी शीरे का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रसंस्कृत तंबाकू के निर्माण तथा पशु चारे के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा लेड यानी PB, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। प्रगलन इकाइयाँ, पेन, कलम, पेंसिल, पेंट, केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं, पहला और तीसरा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शीशे की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोतों में शामिल है प्रगलन इकाइयाँ, पेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा इथाइल लेड बैटरी, पाइप और सिग्नल, बच्चों के रंगे हुए खिलौने, कृत्रिम गहने, ध्यान रखिएगा, बर्तन, आईलाइनर, काजल इत्यादि, ये सब क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा विषाक्त हैं, यानी कि हार्मफुल हैं। ओके, शीशे की विषाक्तता बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। इससे IQ लेवल में भी कमी आएगी, ठीक है। तो लड़कियों मेकअप करना छोड़ देना, वरना फिर क्या हो जाएगा, IQ लेवल में कमी आ जाएगी। देखो, आईलाइनर, काजल, कृत्रिम गहने, इन सब में दिखा रहा है ना। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान शीशे की विषाक्तता से गर्भपात की समस्या तक हो सकती है तथा गर्भस्थ शिशु का विकास अवरोधित होता है। वयस्कों में इसके कारण उच्च रक्तचाप,
पाचन संबंधी दोष, जनन क्षमता में ह्रास, याददाश्त और एकाग्रता में कमी जैसी भी समस्याएं देखी जाती हैं। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस या कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए जिन 6 प्रमुख तत्वों की भूमिका होती है वे निम्न हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो कि ओजोन हासक है, ओजोन यानी O3 पदार्थों के रूप में चर्चित है। इसका प्रयोग सुगठ फोम के निर्माण में होता है। नेक्स्ट, ट्यूबवेल टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई में होता है या एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1, 3 और 4 है। ठीक है, यानी दूसरा वाला क्या है, गलत है। ट्यूबवेल टायरों के निर्माण में नहीं होता। तो CFCs क्या है? इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, AC, सुगठ फोम के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक अवयव की सफाई में, ड्राई क्लीनिंग प्रोपेलेंट में, स्प्रे आदि में प्रयोग होता है। CFC ओजोन हासक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। CFC के ओजोन परत पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के कारण 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता द्वारा CFC तथा अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, क्योंकि आज तो सीरीज़ का लास्ट है ये। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आप में से जिसके भी IAS की परीक्षा है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, डू कमेंट and don't forget to subscribe. Thank you so much for watching my video.